हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग फैमिली ऑफ नीटेक्स। बच्चों, मैं हूं आपका जूलॉजी मास्टर टीचर वेंकी सर। एंड बिफोर वी प्रोसीड अहेड टुडे बच्चों, आई वुड लाइक टू विश एवरीवन अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बच्चों। और याद रखना बच्चों कि ऐसे दिन पे हम लोग काफी ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, काफी ज्यादा फिलोसफिकल हो जाते हैं। बट द ओनली मैसेज जो मैं अपने बच्चों को इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि प्लीज डू रियलाइज कि बच्चों, हार्ड थिंग्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन। बच्चों, आज अगर हम लोग इंडिपेंडेंट है, अगर आज हम लोग आजाद है, दैट वाज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल एंड द कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल, जिनके कारण आज हम लोग बच्चों इंडिपेंडेंट है। और इस इंडिपेंडेंसी को बरकरार रखने के लिए बच्चों आज भी काफी सारे लोग इन देयर वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ, इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ, आज भी बच्चों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक अच्छा सोसाइटी बना सके जिसमें हम सब रहते हैं। ऑल राइट, सो दी ओनली टेक अवे टूडे फॉर यू वुड बी कि बिल्कुल बच्चों मेहनत करने से आपको दो बार नहीं सोचना है। All right, the only key to success, the only key to winning in life is to doing hard things again and again and again. बच्चों, आप लोग प्लीज अपना कंफर्ट मत ढूंढना, और इस इंडिपेंडेंट डे खुद से ये प्रॉमिस करना बच्चों कि आपने अपने लिए जो गोल सेट किया है उसके लिए आप लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऑल राइट, अगर बच्चों आप लोग खुद को ये प्रॉमिस कर पाते हो और उस पर काम कर पाते हो, सो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग इन लाइफ। ऑल राइट, विद दैट मैसेज बच्चों, आज हम लोग अगेन और एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एंड दिस सेशन वुड बी फॉर माय प्यारे प्यारे 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, जहां पे बच्चों हम लोग ने लास्ट सेशन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस तक कवर किया था। आज बच्चों हम लोग कवर करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो आगे के टॉपिक्स है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको बहुत अमेजिंग तरीके से कवर करेंगे बच्चों, ताकि जो भी कंसेप्ट है वो अपने दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। ऑल राइट, तो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहने वाला है बच्चों, और पर्सनली इट इज अ वेरी कंसेप्चुअल पार्ट, इसलिए बच्चों पढ़ाने में भी बहुत मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा बच्चों। और आपकी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी डिफिकल्टीज हो, so please do post them in the comment section बच्चों, and I promise I will get to them. All right, चलिए without any further delay let us move ahead बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या कर लिया था बच्चों, देखो दो पे टिक लगा हुआ है। तो लास्ट सेशन में हम लोग ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस कवर कर लिया है। आज के सेशन में हमें कवर करना है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल, fertilization and embryonic development, parturition and lactation. So this would be the goal for the today's class. All right, चलिए बच्चों, लेट अस बिगिन अवर सेशन विथ फुल ऑफ मोटिवेशन। बच्चों, आज का दिन बच्चों हम लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मेहनत करके गुजारेंगे बच्चों, फुल ऑफ मोटिवेशन गुजारेंगे, और यही मोटिवेशन हमें पूरे साल भर ड्राइव करेगा बच्चों। ओके, बीच बीच में खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहना बच्चों। जब भी आप डाउन फील करते हो, जब भी आप फील करते हो कि हम मोटिवेशन लैक कर रहे हैं, आप अपने गोल को याद करके देखना। गोल का ना बच्चों पोस्टर अपने स्टडी टेबल के ऊपर अपने रूम में चिपका के रखना, ताकि आप खुद को याद दिला सको कि जिस गोल को हम लोगों ने सेट किया है वो आसान नहीं है, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। ऑल राइट, विद दैट मैसेज लेट अस प्रोसीड अहेड बच्चों। ओके, जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि देयर आर वेरी वेरी बिग की डिफरेंसेस बिटवीन द मेल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द फीमेल oogenesis। अब जैसे कि बच्चों हम लोग ने देखा कि oogenesis में जो स्टेजेस होते हैं वो बहुत ही रुक रुक के चलते हैं, अरेस्टेड स्टेजेस, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी रीजन के कारण बच्चों, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, ओवरीज में जो ओवम होते हैं और टेस्टिस में जो स्पर्म्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चरल भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। जो भी oocyte बच्चों ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं ना, दे आर नॉट अलोन, उनको सपोर्ट करने के लिए उनके अराउंड और लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये जो सपोर्टिंग सेल है प्लस जो oocyte प्रेजेंट है, इनको मिला के ही हम लोग ओवेरियन फॉलिकल्स बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, सो याद रखना बच्चों, जो oocytes प्रेजेंट रहते हैं, ओके, सो दी oocytes present in the
female ovaries are present inside structures called as follicles. क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को? फॉलिकल्स बुलाएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब एक फीमेल बर्थ से पहले अपना oogenesis स्टार्ट करती है तो बच्चों ये फॉलिकल्स भी बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, जो हमारे प्राइमरी या प्रीमोडियल जो प्राइमरी फॉलिकल्स वगैरह होते हैं, प्राइमरी oocyte होते हैं, सॉरी, तो ये हो गया बच्चों हमारा प्राइमरी oocyte। तो बिफोर बर्थ क्या होता है बच्चों, इनके अराउंड एक लेयर ऑफ सेल्स ऐसे जमा हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे जमा हो जाते हैं। इन सेल्स को हम लोग बच्चों बुलाते हैं फॉलिक्यूलर सेल। क्या बुलाते हैं बच्चों? फॉलिक्यूलर सेल बुलाते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी सेल्स, ठीक है, बिफोर बर्थ oocyte get covered with a layer of cells, follicular cells to form फॉलिकल। क्या बन जाएगा बच्चों? इससे फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों ऑलमोस्ट 200,000 टू 2 मिलियन फॉलिकल के साथ एक फीमेल बर्थ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इन फॉलिकल्स को ही हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? इन फॉलिकल्स को ही हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स बुलाते हैं, ठीक है। सो ये जो फॉलिकल्स है ना, ये थोड़ा सा मेच्योर होंगे, एक फर्दर और लेयर्स ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल ये जो है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फॉलिकुलर सेल बिफोर बर्थ, फॉलिकुलर सेल्स बिफोर बर्थ, और ये बीच वाला जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो ये हल्का सा थोड़ा और मैच्योर होने वाला है बच्चों, ठीक है, हल्का सा और थोड़ा मैच्योर होगा बच्चों। और इसको हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? इसको हम लोग बुलाने वाले हैं दी प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में थोड़े मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल आपको लोग को नजर आएंगे बच्चों, फॉलिकुलर सेल। और जब फॉलिकुलर सेल मल्टीपल लेयर्स में आ जाते हैं ना बच्चों, फॉलिकुलर सेल जब मल्टीपल लेयर में आ जाते हैं ना, इसको हम लोग ग्रैन्युलोसा सेल बुलाते हैं। व्हेन फॉलिकुलर सेल स्टार्ट फॉर्मिंग मल्टीपल लेयर, दे आर कॉल्ड एज दी ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इनको? ग्रैन्युलोसा सेल्स बुलाएंगे, ठीक है। सो एक फीमेल बेबी ना बच्चों, फीमेल चाइल्ड टेक्स बर्थ विथ about 200,000 to 2 मिलियन फॉलिकल्स, ठीक है, 2 मिलियन फॉलिकल्स। लेकिन इनमें से बच्चों सारे फॉलिकल प्यूबरिटी तक नहीं रहने वाले। देखो बच्चों, ये वही फॉलिकल है, इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बुलाते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। ये वही स्ट्रक्चर है जहां पे बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों? प्राइमरी oocyte है। और ये प्राइमरी oocyte फिलहाल अपने मियोसिस 1 में अरेस्टेड है बच्चों, ठीक है। हमने oogenesis के वक्त देखा था, तो फिलहाल ये किस में अरेस्टेड है बच्चों? मियोसिस 1 में अरेस्टेड है। तो इट इज अरेस्टेड एंड प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी फॉलिकल। एक फीमेल 200 टू 2 मिलियन फॉलिकल्स के साथ बर्थ लेते हैं, ठीक है। और लेकिन बच्चों फर्दर डेवलपमेंट तो प्यूबरिटी में ही होने वाला है। जब एक्चुअली हम लोग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं वो जब स्टार्ट होगा, तभी ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने वाला है। तो बच्चों अभी आप लोग क्या याद रखोगे कि पैदा तो बच्चों 200,000 टू 2 मिलियन फॉलिकल्स के साथ होते हैं, लेकिन प्यूबरिटी तक इनमें से सारे बचते नहीं है। क्योंकि बच्चों देखो कंसेप्ट क्या याद रखोगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फोकसेस मोर ऑन क्वालिटी, कि सबसे अच्छे oocyte, सबसे अच्छे फॉलिकल ही सरवाइव करना चाहिए। तो इनमें से जो वीक फॉलिकल है ना बच्चों, बर्थ से लेके प्यूबरिटी तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो काफी सारे फॉलिकल्स डिजेनरेट हो जाते हैं और प्यूबरिटी तक सिर्फ 60 टू 80,000 फॉलिकल्स ही बचते हैं, ठीक है। सो ओनली 60,000 to 80,000 follicle
रिमेन टिल प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी तक कितने बचेंगे बच्चों? 60 to 80,000 फॉलिकल्स ही बचने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों? अब प्यूबर्टी आ चुका है, ठीक है, प्यूबर्टी आ चुका है, तो ये जो फॉलिकल्स है बच्चों धीरे धीरे और थोड़े डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे डेवलप होंगे बच्चों ये फॉलिकल्स? और अंदर तो बच्चों अभी भी प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके अराउंड जो ग्रैन्युलोसा सेल है ना बच्चों, इनके लेयर्स और डेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, अब बच्चों मल्टीपल लेयर्स जो पहले बने थे, अब ये और डिवाइड करके और फर्दर लेयर्स ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और एक डेवलपमेंट दिखेगा बच्चों। ये जो डेवलपमेंट है वो ये है कि ये फॉलिकुलर सेल्स के साथ साथ, ग्रैन्युलोसा सेल के साथ साथ, जो हमारा बच्चों ये जो फॉलिकल था ना, इसको एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी मिलना स्टार्ट हो गया। क्या मिलना स्टार्ट हो गया बच्चों? एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एक बहुत ही विजिबल और एक बहुत ही अच्छा सेपरेटिंग बाउंड्री आपको मिलेगा बच्चों अभी, और इस बाउंड्री को हम लोग बुलाने वाले हैं थीका। ऑलराइट, तो जब ये थीका बन जाएगा ना बच्चों, तब हम लोग इस फॉलिकल को क्या बुलाएंगे? तब हम लोग इस फॉलिकल को बुलाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बुलाएंगे बच्चों? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या है बच्चों? ग्रैन्युलोसा सेल्स है। क्या है बच्चों? ग्रैन्युलोसा सेल है। एकदम अंदर क्या है बच्चों? अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। याद रखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, हम लोग सवाल कैसे करेंगे? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, तो सेकेंडरी के अंदर क्या है? सेकेंडरी के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, और ये जो सबसे बाहर का लेयर है बच्चों, इसको अब से हम लोग बुलाएंगे थीका। क्या बुलाएंगे बच्चों? हम लोग इसको थीका बुलाएंगे। ठीक है, सो प्राइमरी बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू, ट्रांसफॉर्म्स, सारे नहीं बच्चों, याद रखना, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ ही प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होने वाला है, सारे नहीं। ठीक है, नॉट ऑल। सो ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग ईच menstrual cycle, few primary follicles develop into secondary follicle। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है बच्चों? ग्रैन्युलोसा लेयर ग्रो हो जाता है, ग्रैन्युलोसा लेयर ग्रोस एंड अ थीका फॉर्म हो जाएगा। थीका का मतलब क्या है बच्चों? एक आउटर लेयर क्या हो गया बच्चों? यहां पे फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो एट बर्थ बच्चों, बर्थ से पहले ऐसे फॉलिकल बने, एट बर्थ ऐसे फॉलिकल्स प्रेजेंट रहे, प्राइमरी फॉलिकल, इनमें से 60 से 80,000 ही प्यूबर्टी तक सरवाइव किए। प्यूबर्टी में जो 60 to 80,000 है, इनमें से फ्यू एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेवलप करेंगे, एक आउटर बाउंड्री बनाएंगे, और क्या बन जाएंगे बच्चों? सेकेंडरी फॉलिकल बना देंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। चलो, अब बच्चों क्या होगा? जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका था ना, ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल बच्चों यहीं पे शांत नहीं रहने वाला है, ये और फर्दर डेवलप करने वाला है बच्चों। ठीक है, और फर्दर डेवलप करके हम लोग को बच्चों क्या दिखेगा? जो हमने थीका का लेयर बनाया था ना बच्चों, वो थीका का लेयर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बाहर का थीका एक्सटर्ना और एक अंदर का थीका इंटरना या इंटीमा, इंटरना। ठीक है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ऐसे दो लेयर में बट जाएगा बच्चों ये। ठीक है, ऑलराइट। अब बच्चों अंदर जो ग्रैन्युलोसा सेल हम लोगों ने बनाए थे ना बच्चों, ये ग्रैन्युलोसा सेल धीरे धीरे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी को जन्म देना स्टार्ट करेंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, और टर्शरी फॉलिकल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम लोग एंट्रम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों हम लोग? इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को एंट्रम बुलाते हैं।
ठीक है, और ये बीच में है बच्चों हमारा oocyte। ऑलराइट, बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों, हमारा oocyte प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी बच्चों यहाँ पे नए क्या क्या लेयर्स बन गए हैं। ये बाहर वाला थीका को हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, थीका एक्सटर्ना। अंदर वाले थीकल लेयर को क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग, थीका इंटरना। ठीक है, ये हमारे ग्रैन्युलोसा सेल थे ही बच्चों, ग्रैन्युलोसा सेल्स तो थे ही, और साथ ही साथ क्या आ गया बच्चों, अंदर में हमारे पास आ गया है दी। अब याद रखना बच्चों, यही लेयर में मतलब जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी में कन्वर्ट होता है तभी हमारा प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस खत्म करके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी oocyte प्लस एक पोलर बॉडी रहेगा, पोलर बॉडी कहीं साइड में रहेगा बच्चों, डिजेनरेट हो जाएगा। तो अब फाइनली हमारे टर्शरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte प्रेजेंट है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है बच्चों हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम क्या था बच्चों, द फ्लूइड फिल्ड कैविटी वाज कॉल्ड एज द एंट्रम। ठीक है, सो अब फॉलिकल फर्दर डेवलप कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, सो सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू, फॉलिकल्स डेवलप इनटू टर्शरी फॉलिकल। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों ये लोग, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बच्चों, कैरेक्टराइज्ड, क्या है, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, बाय द प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। एंट्रम क्या है बच्चों, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ऑलराइट, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ओके, परफेक्ट बच्चा लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ के हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो और फर्दर डेवलप भी करने वाला है। ये और फर्दर डेवलप करके क्या करेगा बच्चों, थोड़ा सा साइज में भी एक्सपैंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इट विल एक्सपैंड बिट इन साइज। और बच्चों देखो, काफी सारे टर्शरी फॉलिकल बन सकते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगा वही फाइनली बनेगा बच्चों एक फॉलिकल जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, द मोस्ट डेवलप्ड टर्शरी फॉलिकल। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल ऑलवेज अप्रिशिएट व्हाट, इट विल अप्रिशिएट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो हमें बहुत सारे ओवम नहीं चाहिए, हमें सबसे बढ़िया ओवम चाहिए। तो इसी रीजन के कारण जो सबसे बढ़िया डेवलप टर्शरी फॉलिकल रहेगा ना बच्चों, वही क्या बनाने वाला है, वही बनाने वाला है दी ग्राफियन फॉलिकल। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, एंट्रम देखो कितना अच्छे से डेवलप हो चुका है बच्चों, फॉलिकल भी काफी अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, काफी अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। ठीक है, ये अब बच्चों oocyte के अराउंड और एक लेयर आ जाएगा बच्चों जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। एक प्रोटीन से बना हुआ लेयर बन चुका है बच्चों ओवम के अराउंड, oocyte के अराउंड, सॉरी सेकेंडरी oocyte के अराउंड, जिसको हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, जोना पेल्यूसिडा बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग, जोना पेल्यूसिडा बुलाएंगे। ऑलराइट, तो बच्चों क्या क्या है अभी यहाँ पे, ये थीका के लेयर्स तो है ही बच्चों, दोनों थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है, अब बच्चों ये एंट्रम भी काफी वेल डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, हमारे ग्रैन्युलोसा सेल्स तो है ही, ग्रैन्युलोसा सेल्स तो है ही बच्चों। ठीक है, oocyte ने एक लेयर बना लिया बच्चों जिसका नाम क्या है, जोना पेल्यूसिडा बना लिया है। क्या बना लिया है, जोना पेल्यूसिडा बना लिया है। और अंदर अभी भी कौन प्रेजेंट है बच्चों, हमारा सेकेंडरी oocyte है। ये सबसे ज्यादा डेवलप जो फॉलिकल रहेगा बच्चों, इसी का नाम है दी ग्राफियन फॉलिकल। बच्चों हम लोग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बच्चों यही जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है एवरी मंथ एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल के ओवरीज के अंदर होने वाला है। क्या ये एनसीईआरटी ने दिया है, हाँ,
जब बच्चों oogenesis का एंड वाला पार्ट पढ़ोगे ना बच्चों, जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये इंफॉर्मेशन वहां पे दिया है, इसलिए ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों क्या लिखेंगे बच्चों यहां पे, द मोस्ट डेवलप्ड tertiary follicle forms the ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल फीमेल्स में ओव्यूलेशन के आसपास बनता है, साइज में इंक्रीज होते जाता है बच्चों, फिर इट रप्चर्स एंड रिलीजेस द ओवम इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये रप्चर हो जाएगा बच्चों और क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ये सॉरी बनाएगा नहीं बच्चों, ये रप्चर हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल साइज में बढ़ते जाएगा और फुट के किसको रिलीज करेगा बच्चों, ये ओवम को या oocyte को रिलीज करेगा, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन बुलाते हैं। ऑलराइट, चलिए बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं द मेन मेंस्ट्रुअल साइकिल में। आई होप आपको फॉलिकुलर डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों फॉलिकुलर डेवलपमेंट, द रीजन बीइंग कि बच्चों यही सारे इवेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरीज के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए बच्चों थोड़ा और डेप्थ में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है बच्चों, हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे उसमें भी मैंने समझाया था बच्चों, इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल्स में साइक्लिक चेंजेस ले आता है, ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल occurring in primate फीमेल, ठीक है। ऑलराइट, कहां पे होगा बच्चों, प्राइमेट फीमेल में होगा ये, ठीक है। सो प्राइमेट फीमेल में एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं बच्चों, ठीक है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बुलाते हैं, ठीक है। अब बच्चों ह्यूमंस में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मतलब जब एक फीमेल चाइल्ड पहली बार ब्लीड करती है, पहली बार मेंस्ट्रुएशन अंडरगो करती है, उस पॉइंट को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके जिंदगी का हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जब फीमेल्स में पहली बार मेंस्ट्रुएशन या पहली बार ब्लीडिंग होता है तो वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट हो चुका है बच्चों, तो उसको हम लोग बुलाते हैं मेनार्च। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको, मेनार्च बुलाएंगे, ठीक है। सो मेनार्च क्या होता है बच्चों, मेन आर्च इज द initiation of the female menstrual साइकिल। क्या है बच्चों, ये फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों, नेक्स्ट आ जाएगा मेनोपॉज। याद रखना बच्चों, मेल्स की तरह जैसे मेल्स में एक बार प्यूबर्टी में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, तो वो जिंदगी भर थियोरेटिकली हो सकता है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में एक एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है। हमने क्या देखा बच्चों, प्यूबर्टी में फॉलिकल 60 to 80,000 थे, तो जिंदगी में कभी ना कभी बच्चों ये सारे फॉलिकल डेवलप हो जाएंगे या फिर डिजेनरेट हो जाएंगे और ओवरीज के अंदर जितने भी फॉलिकल्स थे खत्म हो जाएंगे। अगर सारे फॉलिकल्स खत्म हो गए तो बच्चों फर्दर फर्टिलिटी बचा ही नहीं है, क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर ही oocyte थे और oocyte जरूरी है बच्चों फॉर फर्टिलाइजेशन। इसी रीजन के कारण जब एक बार सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सीज हो जाता है। तो अराउंड 40 to 50 इयर्स ऑफ एज इन फीमेल, जब सारे फॉलिकल खत्म हो गए और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है, उस पॉइंट को हम लोग मेनोपॉज बुलाते हैं, ठीक है। सो द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, the end of the menstrual cycle in females is called as menopause। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको, मेनोपॉज बुलाएंगे। ऑलराइट, सो इट इज कॉल्ड एज द मेनोपॉज, ओके। अब बच्चों देखो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या फेजेस होते हैं, ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ये समझने के लिए पहले आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्चुअली चेंजेस फीमेल में
दो जगह हो रहे हैं काइंडा। एक होता है बच्चों कि हर एक साइकिल में एवरी मंथ ऑफ देयर लाइफ, एवरी 28 डे साइकिल ऑफ देयर लाइफ, आफ्टर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होने के बाद फीमेल में हर महीने साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं ओवरीज में और यूट्रस में। कहां कहां हो रहे हैं बच्चों? ओवरीज में और यूट्रस में, दो ऑर्गन में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो इवेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, वो है ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल। ठीक है, सो क्या होता है बच्चों? दो साइकिल्स होते हैं। ओके, सो आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल्स undergo cyclic changes in ovaries and uterus every month, हर एक मंथ में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग है ना इन इवेंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सो अगर ये फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, तो मैं इसको रफली दो पार्ट्स में बांट सकता हूं। ठीक है, जो पहला पार्ट हो जाएगा बच्चों, हम लोग उसको बुलाएंगे ओवेरियन साइकिल। ठीक है, और ओवेरियन साइकिल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हम लोग देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ओवरीज का जो सबसे पहला फेज होता है बच्चों, वहां पे ओवरीज के अंदर जितने भी फॉलिकल्स है वो डेवलप करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको फॉलिक्यूलर फेज बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे बच्चों? हम लोग इसको फॉलिक्यूलर फेज बुलाएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइकिल इज द फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड हो जाएगा ओव्यूलेशन, कि फॉलिकल्स डेवलप होके जब ग्राफियन फॉलिकल बन गए बच्चों, अभी हमने देखा तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके क्या रिलीज कर देगा? ओवम रिलीज कर देगा। ठीक है, जो थर्ड होता है ना बच्चों, उसको अपन लोग ल्यूटियल फेज बुलाते हैं। ठीक है, ल्यूटियल फेज में बच्चों जो टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है ना, वो और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज बुलाते हैं। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड वी हैव द यूट्राइन साइकिल, क्योंकि साइमल्टेनियसली चेंजेस ना बच्चों यूट्रस में भी चल रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? यूट्राइन साइकिल भी चल रहा है। यूट्राइन साइकिल का जो सबसे पहला फेज होता है बच्चों, उसको हम लोग बुलाते हैं मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज बुलाते हैं, जहां पे एंडोमेट्रियम शेड होता है बच्चों, और ब्लड के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम के रिमेन्स है वो भी रिलीज हो जाते हैं। सेकेंड को हम लोग बुलाते हैं बच्चों प्रोलिफिरेटिव फेज। ठीक है, जहां पे एंडोमेट्रियम फिर से बनता है। और लास्ट फेज को हम लोग बुलाते हैं सिक्रीटिंग फेज, जहां पे एंडोमेट्रियम काफी सारे चीजों को सिक्रीट करके स्पंजी बनता है ताकि वो इंप्लांटेशन की तैयारी कर सके। ऑलराइट, सो दीज वेर द डिफरेंट फेजेस इन द ओवेरियन साइकिल एंड द यूट्राइन साइकिल। ऑलराइट, अब एक बात याद रखना बच्चों, यहां पे एनसीईआरटी ने इन फेजेस को क्यूमुलेट करके 4 फेजेस बनाए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। होता यह है बच्चों कि जो फॉलिकुलर फेज है वो सेम टाइम पे चलता है जब यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है, अर्थात जिस टाइम पे यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है उसी टाइम पे बच्चों ओवरीज में फॉलिकुलर फेज चल रहा है। जिस टाइम पे बच्चों ओवरीज में ल्यूटियल फेज चल रहा है उसी टाइम पे बच्चों यूट्रस में, जिस टाइम पे ओवरीज में ल्यूटियल फेज चल रहा है उसी टाइम में यूट्रस में बच्चों सिक्रेटिंग फेज चल रहा है। तो एनसीईआरटी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में बांटे हैं बच्चों। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में बांटे हैं। जो पहला फेज है बच्चों वो हो जाएगा हमारा मेंस्ट्रुएशन, जो ब्लीडिंग फेज है। इसी को हम लोग स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिडर करते हैं, जो फर्स्ट से, ठीक है, जो फर्स्ट से 5th डे के बीच में होता है। कहां से कहां तक होता है बच्चों? 1st to 5th डे के बीच में होता है। जो अगला फेज है बच्चों उसका नाम है, देखो, फॉलिक्यूलर भी आप लोग बुला सकते हो इसको, या फिर आप लोग इसको प्रोलिफिरेटिव भी बुला सकते हो। ये कब से कब तक है बच्चों? ये हो जाएगा 6th से 14th या 13th डे तक। ठीक है, 14th या 13th डे तक। थर्ड फेज हो जाएगा बच्चों स्टैंड अलोन इवेंट विच इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, जो 14th डे पे कभी भी हो सकता है। ऑलराइट,
और जो लास्ट इवेंट है बच्चों वो हो जाएगा ल्यूटियल फेज, या फिर आप लोग इसको सिकरीटरी फेज भी बुला सकते हो। ये चलेगा बच्चों 15 से लेके 28 डे तक। ऑल राइट, सो ये हो जाएंगे बच्चों दी डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉरी। ठीक है बच्चों, चलिए पहला फेज देख लेते हैं बच्चों। जो फर्स्ट फेज हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब बच्चों मेंस्ट्रुएशन होता क्या है या मेंस्ट्रुअल फेज होता क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लीडिंग फेज। ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? ब्लीडिंग फेज बुलाएंगे। यहां पे एंडोमीट्रियम क्या हो जाता है बच्चों? एंडोमीट्रियम शेड हो जाता है, एंडोमीट्रियम शेड्स। ठीक है, एंड अलोंग विथ बच्चों, अब एंडोमेट्रियम में बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, जिस रीजन के कारण बच्चों ये एंडोमेट्रियम जब शेड होगा काफी ब्लीडिंग भी होगा। ठीक है, सो ये ब्लड प्लस म्यूकस बच्चों, म्यूकस भी सर्विक्स के पास जमा हो जाता है ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो वहां पे बच्चों जो म्यूकस जमा है, जो ब्लड है और एंडोमेट्रियम के रिमेन्स है, ये साथ में वजाइना के थ्रू एक्सपेल हो जाते हैं। ठीक है, अलोंग एंडोमेट्रियम शेड्स अलोंग विथ ब्लड and mucus via the cervix and vagina। ठीक है, cervix and vagina के थ्रू एक्सपेल हो जाता है। ठीक है, सो बच्चों ये जो ब्लीडिंग होता है ना, इट कंटिन्यूज फॉर अबाउट 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू होगा बच्चों। ये कब से कब तक कंटिन्यू होगा बच्चों? 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू होने वाला है। तो यहां पे आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि इसीलिए अपन लोग ने 1 to 5 कंसिडर किया है। यूजुअली मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग मिनिमम 3 डेज के लिए होता है, मैक्सिमम 5 डेज के लिए होता है। किसी किसी में इससे ज्यादा भी हो सकता है बच्चों, और पर्सन टू पर्सन दी डेज ऑफ ब्लीडिंग वेरीज। ठीक है, और बच्चों ये ब्लीडिंग करवाने के लिए, एंडोमेट्रियम को शेड करने के लिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना पड़ता है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक फैक्टर्स बच्चों फीमेल के बॉडी में बनते हैं, जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। एंड ड्यू टू दिस शेडिंग, उसके कारण पेन तो होता ही है बच्चों, और मस्कुलर एक्टिविटी अराउंड द मायोमीट्रियम एंड द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम के कारण काफी सिवियर क्रैम्प लाइक फीलिंग भी फीमेल्स को आ सकता है, इसलिए दे अंडरगो पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और बच्चों ये जो ब्लड वगैरह है बच्चों, और जो मेंस्ट्रुअल मेंसेस बुलाते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज जो होता है जिसमें ब्लड आता है, एंडोमेट्रियम के रिमेन्स आते हैं, म्यूकस आते हैं, ये जो डिस्चार्ज होगा ना बच्चों, बिकॉज इट इज अ बायोलॉजिकल फ्लूइड, बिकॉज इट इज अ बॉडी फ्लूइड, इसका डिस्चार्ज और इसका प्रॉपर डिस्चार्ज इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, इसी रीजन के कारण बच्चों देयर नीड्स टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दिस मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो जब फीमेल मेंस्ट्रुएट करते हैं बच्चों, दे शुड यूज द फीमेल मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों सैनिटरी नैपकिन्स या सैनिटरी पैड्स आते हैं, क्लॉथ के पैड्स आते हैं, और आजकल बच्चों कुछ नए डिवाइसेस भी आए हैं जैसे कि टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप। सो बेसिकली सैनिटरी नैपकिन्स और जो बच्चों क्लॉथ पैड्स होते हैं ना, वो इस ब्लड को, ये सारे चीजों को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, या फिर इन्हें वॉश किया जाता है बच्चों, या फिर इन्हें डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आजकल काफी बच्चों रीयूजेबल पैड्स या बायोडिग्रेडेबल पैड्स भी आ गए हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है बच्चों, क्योंकि जो दूसरे जो सिंथेटिक पैड्स होते हैं इनको बायोडिग्रेड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड दे आर वन टाइम यूज एंड नीड्स टू बी डिस्पोज्ड। इवन बच्चों दीज डेज जो मेंस्ट्रुअल कप है, दैट इज जो कि बच्चों सर्विक्स के आसपास फिट हो जाता है, तो सर्विक्स से जब मेंसेस लीक होगा वो डायरेक्टली उस कप में कलेक्ट हो जाएगा, एंड जस्ट फीमेल नीड्स टू लाइक discard the blood, discard the menses and wash it, and then they can reuse it again। तो ये भी थोड़ा बच्चों बायोलॉजिकल फ्रेंडली हो जाएगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा। बट रिमेंबर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुएशन के वक्त हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, अपने जेनाइटल्स को ठीक से वॉश नहीं करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इसके कारण बच्चों, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल फ्लूइड है, यहाँ पे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है बच्चों। ठीक है,
और पहले तो बच्चों उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, लेकिन हमने देखा कि काफी सारे फीमेल्स की डेथ ना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन देयर जेनाइटल एरिया ऐसे रीजन के कारण होते थे, क्योंकि उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में और काफी टैबू भी था। ठीक है, us being from the field of biology should have good information about it and we should spread this awareness as well। ऑल राइट बच्चों, ठीक है, और याद रखना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मेल मेंबर्स ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी का भी है कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स के बारे में राइट इंफॉर्मेशन रखें और दूसरों को भी एजुकेट करें, ताकि इसके बारे में कोई टैबू या मिस इंफॉर्मेशन ना रहे। ठीक है, सो इस छोटे से ज्ञान के बाद हम दोबारा आते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे तो ये 3 to 5 डेज के लिए कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, और ये होता क्यों है बच्चों? मेंस्ट्रुएशन अकर्स ड्यू टू, अब देखो बच्चों ओवरीज में क्या चल रहा है इस टाइम पे, ओवरीज में बच्चों इस टाइम पे ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH, ये एक पिट्यूटरी हार्मोन है बच्चों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। फिलहाल FSH बहुत कम है, FSH काफी है और LH थोड़ा कम है, लेकिन इन दोनों के इन्फ्लुएंस के कारण दी प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट टू डेवलप अगेन। क्योंकि बच्चों मेंस्ट्रुएशन कब होगा? जब फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी मेंस्ट्रुएशन होगा। तो पिछले अगर साइकिल में फेलियर हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कंसेप्शन नहीं हुआ, तो मेंस्ट्रुएशन होगा बच्चों। तो ओवरीज दोबारा तैयारी करता है कि हम फिर से ओवम बनाए, फिर से हम ट्राई करें फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस ओवरीज में स्टार्ट होता है और इनिशियल डेज में FSH और LH के लेवल बढ़ने स्टार्ट होते हैं। बच्चों यूट्रस में तो फिलहाल ब्लीडिंग चल रहा है, और ब्लीडिंग क्यों चल रहा है बच्चों? ठीक है, द एंडोमेट्रियम शेड्स ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब होता क्या है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल ना बहुत कम हो जाते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इतने कम हो जाते हैं बच्चों कि एंडोमेट्रियम को संभालने वाला हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरॉन ही है। तो इस रीजन के कारण जब प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है, उस रीजन के कारण क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगा। ऑल राइट, तो अब बच्चों यही हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन। सेकेंड फेज में आ जाते हैं बच्चों, जिसका नाम है द फॉलिक्यूलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज बुलाएंगे। ये कब से कब तक चलेगा बच्चों? इट गोज ऑन अबाउट, समझ लो बच्चों, 5th या 6th डे से 13th 14th डे तक चलेगा। याद रखना ये सबसे वेरिएबल फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। किसी किसी फीमेल में 28 डे के जगह बच्चों 30 डे, 31 डे, 32 डे का भी साइकिल होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बच्चों का लेंथ बढ़ता और घटता है, वो इस प्रोलिफरेटिव फेज के कारण नहीं होता है। अगर छोटा प्रोलिफरेटिव फेज रहा तो छोटा मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा, लंबा प्रोलिफरेटिव फेज रहेगा तो लंबा मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा। ऑल राइट, तो बच्चों इसको थोड़ा फ्लो चार्ट के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है बच्चों जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और मैं बात कर रहा हूं बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी की। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों मैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं बच्चों मैं। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ना दो काम करेंगे बच्चों। ठीक है, जो सबसे पहला काम है, इनको बच्चों हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट करेगा बाय प्रोड्यूसिंग GnRH। तो GnRH के इन्फ्लुएंस में जो ये सबसे पहला हार्मोन बनाएंगे बच्चों, उसका नाम है FSH। क्या नाम है बच्चों? FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां जाएगा बच्चों? ओवरीज में जाएगा। स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना बच्चों, ये कहां चले जाएगा? ये ओवरीज में चले जाएगा। इसको FSH बुलाएंगे बच्चों। इट हैज इट्स इंफ्लुएंस ऑन आवर ओवरीज, और ओवरीज में जाके ये क्या करेगा बच्चों? इट स्टिमुलेट्स
डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, अर्थात क्या होने वाला है बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी में कन्वर्ट होगा, टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने वाला। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड बच्चों ये लोग और एक हार्मोन बना रहे हैं जिसका नाम है LH। LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बच्चों इसका मेजर रोल ओव्यूलेशन में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत रोल इनका ये है कि ये जो हमारे फॉलिकल्स है ना उसको स्टिमुलेट करेंगे टू प्रोड्यूस द हार्मोन विच इज एस्ट्रोजन। तो क्या होने वाला बच्चों, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है, डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं बच्चों, ये लोग एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने वाले। ठीक है, सो डेवलपिंग फॉलिकल से क्या बन गया बच्चों, डेवलपिंग फॉलिकल से बन गया है एस्ट्रोजन। ठीक है, जब एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी ना बच्चों, इट विल स्टिमुलेट द रिलीज, मोर एंड मोर रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसलिए इनिशियल डेज ऑफ फॉलिकुलर फेज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत कम होता है। जैसे जैसे ल्यूटिनाइजिंग फेज बढ़ते जाता, जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज बढ़ते जाता है, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की भी मात्रा बढ़ती जाती है। दूसरा काम क्या करेगा बच्चों हमारा एस्ट्रोजन, ये जाएगा हमारे यूट्रस के पास, और यूट्रस को क्या बोलेगा बच्चों, ये यूट्रस को बोलेगा एस्ट्रोजन stimulates the redevelopment of एंडोमीट्रियम। किसके रीडेवलपमेंट को ट्रिगर करेगा बच्चों, ये एंडोमीट्रियम के रीडेवलपमेंट को ट्रिगर करने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया बच्चों, FSH और LH दोनों रिलीज हुए ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। तो पहले क्या हुआ बच्चों, ओवरीज में फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टिमुलेट हुआ, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के कारण एस्ट्रोजन बना, एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ने के साथ साथ एस्ट्रोजन क्या बोलेगा कि जो अभी ब्रोकन एंडोमेट्रियम था मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन में, तो उसको वो दोबारा बनने का ऑर्डर देने वाला है। क्या करने वाला है बच्चों, दोबारा बनने का ऑर्डर देने वाला है। ठीक है, सो इसी रीजन के कारण बच्चों इसको अपन लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी बुलाते हैं, क्योंकि दी एंडोमेट्रियम वॉल प्रोलिफरेट्स, वो बच्चों साइज में बढ़ने वाला है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, लेट अस प्रोसीड अहेड। प्रोसीड अहेड करके कहां तक पहुंच जाते हैं बच्चों, हम लोग पहुंच जाते हैं द नेक्स्ट फेज विच इज द ओव्यूलेशन। ठीक है, अगला फेज का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अगले फेज का नाम हो जाएगा ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन काफी इंटरेस्टिंग फेज है बच्चों खुद में। अब ओव्यूलेशन के वक्त क्या हो चुका है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल ने इतना ज्यादा एस्ट्रोजन बना दिया है बच्चों कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम से स्पाइक होता है। अब ड्यूरिंग ओव्यूलेशन दैट इज अराउंड द 14th डे क्या होता है बच्चों, GnRH जो LH बनाने के लिए जरूरी है, और एस्ट्रोजन जो LH को बढ़ावा देता है कि तू और बन, तू और ज्यादा क्वांटिटी में बन, ये दोनों ही अपने पीक पे है। दोनों अपने पीक पे रहने के कारण LH का क्वांटिटी एकदम से बढ़ता है। LH का क्वांटिटी एकदम से बढ़ने के कारण LH जो होता है ना बच्चों, वो एंट्रम कैविटी, याद है इसीलिए बच्चों पहले फॉलिकल पढ़ाया था, एंट्रम कैविटी के अंदर फ्लूइड भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा, और फाइनली ग्राफियन फॉलिकल फुट के ऊ साइड को बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो बच्चों फ्लो चार्ट की तरह लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, GnRH एंड एस्ट्रोजन लेवल्स रीच देयर पीक अराउंड द 14th डे। ठीक है, 14th डे के आसपास ये कहां तक पहुंच गए बच्चों, अपने पीक तक पहुंच गए, जिसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, दिस कॉजेस द LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसको सर्च करवाता है, दिस कॉजेस द LH टू सर्च। बच्चों देखो सर्च और इंक्रीज में ये फर्क है बच्चों, सर्च का मतलब है एकदम से बहुत बढ़ जाने को अपन लोग सर्च बुलाते हैं।
ठीक है, एकदम से बहुत बढ़ जाने को अपन लोग सर्ज बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, दिस कॉजेज द LH टू सर्ज। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, LH सर्ज causes the rupturing of ग्राफियन फॉलिकल। LH सर्च के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट जाएगा, फुट जाएगा बच्चों। ठीक है, द ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर। इसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, जो सेकेंडरी oocyte अभी प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड आउट ऑफ ओवरी, और इसी को हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। याद रखना बच्चों, जो कॉप्यूलेशन, जब हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स अराउंड दी ओव्यूलेशन डेट करते हैं, तभी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म और ओवम का दोनों का फैलोपियन ट्यूब में रहना बहुत जरूरी है। और बच्चों ओवम कब फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, उसके बाद बच्चों यहां से उसको फैलोपियन ट्यूब उठा लेगा ओवरीज के अराउंड से, और फिर वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस या कॉपुलेशन करते हैं अराउंड द डे ऑफ ओव्यूलेशन, तभी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, तभी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी है बच्चों। ओव्यूलेशन से पहले और ओव्यूलेशन के बहुत बाद में जो कॉपुलेशन होते हैं वो यूजुअली डज नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। यूजुअली क्यों बोल रहा हूं बच्चों, देयर कैन बी एनोमलीज, देयर कैन बी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जिसके कारण बच्चों ओव्यूलेशन का डेट इधर उधर हो सकता है। तो इसी रीजन के कारण बोला जाता है कि इफ सम कपल इज ट्राइंग टू हैव किड्स, they should undergo copulation somewhere around the time of the 14th day of the menstrual cycle, that is ovulation. all right, एक बार ओव्यूलेशन हो गया बच्चों, तो जो यूट्रस है वो काफी तैयारी करना स्टार्ट करता है बच्चों की, अब तो इम्प्लांटेशन होने वाला, अब तो फर्टिलाइजेशन होने वाला। तो जो लास्ट फेज है बच्चों, इसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, ल्यूटियल फेज बुलाते हैं। ठीक है, ल्यूटियल फेज बुलाते हैं। ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम है बच्चों सिक्रीटरी फेज। कौन सा फेज हो जाएगा बच्चों, ये सिक्रीटरी फेज। अब इसको भी फ्लो चार्ट के तौर पे समझते हैं। अब बच्चों हमारा कौन सा ग्लैंड था, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी था। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है बच्चों, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हमारा डीजेनरेटिंग जो हमारा LH था, वो मरते मरते क्या करता है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल के जो फुटे हुए सेल है उनको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो ये क्या करेगा बच्चों, इसने अब देखो LH का बनने का लेवल कम हो चुका है, वो क्यों हो चुका है मैं ये बताऊंगा। और FSH तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, क्योंकि आपको एक चीज बताना भूल गया बच्चों मैं, जैसे कि एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने पे वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ावा देता है, एस्ट्रोजन के बढ़ने पे वो FSH को कम कर देता है बच्चों। ठीक है, सो एस्ट्रोजन बढ़ने पे LH बढ़ेगा, लेकिन एस्ट्रोजन बढ़ने पे FSH कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑल राइट, तो हमारे दो हार्मोन यहां पे बन चुके थे बच्चों। ठीक है, जो पहला हार्मोन क्या था बच्चों, FSH, इसकी मात्रा अभी बहुत लो हो चुकी है बच्चों। ठीक है, सो इट्स प्रोडक्शन इनहिबिटेड बाय एस्ट्रोजन, पहले ही हो चुका है बच्चों ये। ठीक है, लेकिन LH अभी कंप्लीटली गया नहीं है बच्चों, इतना ज्यादा उसका इंक्रीज हो चुका है अराउंड ओव्यूलेशन की, अब ये सर्कुलेशन में थोड़ा बहुत प्रेजेंट है। तो ये LH क्या करेगा बच्चों, LH stimulates the conversion of ruptured graphian follicle into
एक नया स्ट्रक्चर है बच्चों जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्या नाम है बच्चों इसका? कॉर्पस ल्यूटियम नाम है। सो इसने क्या किया है बच्चों, हमारा जो रिड्यूसिंग एलएच लेवल्स थे उसने क्या किया बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। क्या बना दिया है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया है। कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। कॉर्पस का मतलब होता है बच्चों बॉडी, और ल्यूटिया का मतलब होता है येलो। तो ये एक ऐसा येलो बॉडी समान स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दिस इज दैट येलो बॉडी जो बन चुका है बच्चों। और ये येलो बॉडी क्या करेगा बच्चों? ये येलो बॉडी अभी हार्मोन बनाएगा, जैसे कि इट प्रोड्यूसेस मेजरली बच्चों 2 to 3 हॉर्मोन्स। पहला हार्मोन हो जाएगा बच्चों खुद एस्ट्रोजन। इसके अलावा इंपॉर्टेंटली बनेगा बच्चों अभी प्रोजेस्टेरॉन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बनेगा बच्चों इनहिबिन नाम का हार्मोन। ठीक है, क्या बनेगा बच्चों? इनहिबिन नाम का हार्मोन बनेगा। अब होता क्या है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन और एलएच का रिश्ता कुछ खास नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन आने पे ये क्या करेगा बच्चों? एलएच को इनहिबिट करेगा। तो जैसे जैसे देखो, एलएच के कारण ही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बनते ही एलएच को इनहिबिट कर देगा बच्चों। एलएच को इनहिबिट करने के कारण धीरे 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 एलएच के लेवल्स कम होते जाएंगे। और प्रोजेस्टेरॉन किसको जाके इन्फ्लुएंस करेगा बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन जाके इन्फ्लुएंस करेगा यूट्रस को। क्या करेगा बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट्स formation and secretion of endometrial glands। ठीक है, एंडोमीट्रियम में बहुत सारे जो सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है वो प्रोजेस्टेरॉन बनवाता है, प्लस उनको बोलता भी है कि वो लोग अपने सिक्रीशन करना स्टार्ट करें, जिसके कारण एंडोमीट्रियम फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। कैसे? स्पंजी बन जाता है। ठीक है, सो एंडोमीट्रियम कैसे बन जाता है बच्चों? एंडोमीट्रियम बिकम्स स्पंजी, बिकम्स स्पॉन्जी। ऑलराइट, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा कौन सा फेज? सिक्रीटरी फेज। ये हमारा सबसे कांस्टेंट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये होता है 15th to 28th डे साइकिल में। बच्चों चाहे कुछ भी हो जाए, इसका ड्यूरेशन हमेशा 14 डे का ही रहेगा, हमेशा सबसे कांस्टेंट डे है बच्चों। तो अगर किसी ने आपको सवाल किया कि अगर फीमेल में 32 डे का साइकिल है तो बताओ ओव्यूलेशन कब होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 32 में से 14 माइनस करना है। चाहे 32 डे का साइकिल हो, 36 का हो, 30 का हो, 28 का हो, चाहे कितने भी दिन का साइकिल हो, ल्यूटियल फेज हमेशा 14 डे का ही होता है। तो अगर 32 डे का साइकिल है तो बच्चों क्या हो जाएगा? 32 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 22। 18th डे पे ओव्यूलेशन होने वाला। क्या होने वाला है बच्चों? 18th डे पे ओव्यूलेशन होने वाला। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन एक सेकेंड, साइक्लिक चेंजेस होने के लिए मेंस्ट्रुअल फेज को दोबारा आना पड़ेगा। तो अब क्या होगा बच्चों? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन जैसे जैसे बढ़ रहा है वो एलएच को कम करते जा रहा है। एलएच ही किसको संभाल रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम को संभाल रहा है। तो अगर एलएच ही कम हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम रह नहीं पाएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाता है बच्चों कि इन द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, in the absence of menstruation, LH levels decline, leading to degeneration of corpus luteum। ठीक है, जो हमारा प्यारा सा कॉर्पस ल्यूटियम था ना बच्चों, ठीक है, जो कुछ ऐसा दिखता था येलो फ्लावर की तरह। ठीक है, ओके,
ओके, येलो फ्लावर की तरह। वो डिजेनरेट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? वो डिजेनरेट होके कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, एक व्हाइट बॉडी। कॉर्पस ल्यूटिया का मतलब क्या था बच्चों? येलो बॉडी। और इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाइट बॉडी, दैट इज कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? ये कॉर्पस एल्बिकन्स हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। आगे बढ़े बच्चों। तो ये डिजेनरेट हो जाएगा, तो अब ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाएगा। प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाएगा तो फिर एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही एंडोमेट्रियम को संभाल रहा था। ठीक है, सो दिस लीड्स टू डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स डिक्लाइन होते जाएंगे बच्चों, और इसके कारण क्या होगा? लीडिंग टू स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया तो क्या स्टार्ट हो गया बच्चों? अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। तो ये सारे चीजें दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन एंड न्यू साइकिल, नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए, परफेक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुएशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो कोई डाउट्स रहने से बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल आई नो फुल्ली काफी पैक्ड इन्फॉर्मेशन, काफी कंसेप्चुअल पार्ट है। बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स का आपको अलग से ट्रैक करना है, दैट इज द यूट्राइन हार्मोन्स भी है, और साथ ही साथ बच्चों ओवेरियन हार्मोन, यूट्राइन हार्मोन नहीं, सॉरी, ओवेरियन हार्मोन्स है और पिट्यूटरी हार्मोन्स भी है। तो एनसीईआरटी ने एक ग्राफ दिया है बच्चों, एंडोमेट्रियम को ट्रैक करते हुए, पिट्यूटरी हार्मोन को ट्रैक करते हुए, ओवेरियन हार्मोन को ट्रैक करते हुए, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट को ट्रैक करते हुए। तो हमने जो भी अभी पढ़ा है ना बच्चों, उसको पढ़ते पढ़ते उसके नोट्स बना के आप लोग एनसीईआरटी के साथ कंपेयर करना बच्चों, तो आपको काफी फायदा होगा इससे। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने के लिए बच्चों मैंने एक रिवीजन का टेक्निक का भी एक वीडियो डाला, जिसको अपन लोग ब्लर्टिंग मेथड बुलाते हैं। तो वो एक बार जरूर देखना बच्चों। ब्लर्टिंग मेथड से आपको काफी फायदा होगा कि एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के आप उसको ब्लर्ट करके लिख के देखना, ताकि आपको याद, आपको भी समझ में आए कि क्या क्या मेरे को समझ में आया है और क्या क्या मेरे दिमाग से छुट गया है। ठीक है, तो एक काफी अच्छा सेल्फ एनालिटिकल टूल है बच्चों ब्लर्टिंग मेथड, प्लीज डू ट्राई इट आउट। और वो वीडियो जरूर देखना बच्चों, जहां पे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट समझाया कि आप ये मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हो। ऑल राइट, सो चलिए बच्चों, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं। हम पहले फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस देखेंगे, प्लेसेंटा के बारे में थोड़े से डिटेल में जाएंगे, और जेस्टेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में भी देखेंगे। ऑल राइट, चलिए, लेट अस बिगिन विद फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों, जब मेल इंसेमिनेशन करेगा, दैट मींस द मेल विल ट्रांसफर हिज सीमेन इनटू द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, तभी बच्चों स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को एंटर करेंगे। तो क्या होगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन अकर्स, व्हेन डज फर्टिलाइजेशन अकर्स? फर्टिलाइजेशन अकर्स when sperms and ovum are simultaneously transferred into the fallopian tube। ठीक है, कहां पे बच्चों? जब हम लोग साइमल्टेनियसली फैलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर करते हैं ना, तभी क्या होता है बच्चों? तभी फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए बच्चों, इसको भी हम लोग थोड़ा सा फ्लो चार्ट के तौर पे पढ़ते हैं, ताकि आपको पढ़ने के लिए इजी हो जाए बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों क्या होगा? कॉप्युलेशन, मेल और फीमेल के बीच में कॉप्युलेशन होगा, लीडिंग टू इंसेमिनेशन। अब मैंने क्या बोला बच्चों? चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए ये कॉपुलेशन और इंसेमिनेशन कब होना चाहिए? अराउंड द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ओवम का रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों इंसेमिनेशन में क्या हो जाएगा बच्चों? मेल सीमेन इज ट्रांसफर्ड इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है बच्चों? यहां पे
स्पर्म्स एक डेवलपमेंट का प्रोसेस अंडरगो करेंगे जिसको हम लोग कैपेसिटेशन बुलाते हैं, ठीक है। सो स्पर्म्स अंडरगो the process called as कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में बच्चों बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसके कारण स्पर्म्स तैरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टेल मूव करना स्टार्ट करते हैं, उनके मेम्ब्रेन में चेंजेस होता है ताकि ये फर्टिलाइजेशन अंडरगो कर सके। तो ये कैपेसिटेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैपेसिटेशन होगा तभी स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने लायक बनने वाला है। सो स्पर्म अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। तो एक बार ये लोग ने कैपेसिटेशन कर लिया बच्चों, तो उसके कारण ही क्या हो जाएगा बच्चों, स्पर्म्स आर देन ट्रांसपोर्टेड। उनका टेल मूव करना स्टार्ट कर चुका है बच्चों, और इसी के साथ साथ सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो यूट्रस को हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि सीमेन ऊपर की तरफ मूव कर सके। स्पर्म्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द फैलोपियन ट्यूब वेयर ओवम इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहां पे ओवम प्रेजेंट है, ठीक है। सो स्पर्म्स को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जहां पे क्या प्रेजेंट है, ओवम प्रेजेंट है। तो यहां पे जो ओवम प्रेजेंट है ना बच्चों, उसके साथ फाइनली स्पर्म्स जो है वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों स्पर्म्स क्या करते हैं, स्पर्म्स का एक्रोजोम जो है ना बच्चों, एक्रोजोम रिलीजेस वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या रिलीज करेंगे, वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेंगे, विच हेल्प्स टू रिमूव सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। किसके सेल्स को रिमूव किया जाएगा बच्चों, कोरोना रेडिएटा के सेल्स को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा बच्चों याद है, कुछ कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स जो थे वो ओवम के जोना पेलुसिडा के ऊपर चिपके हुए थे, तो इन्हीं सेल्स को हम लोग कोरोना रेडिएटा बुलाते हैं। तो एक्रोजोम से जो एंजाइम आ रहा है ना बच्चों, कोरोना रेडिएटा को हटा देते हैं ताकि स्पर्म्स अंदर जा पाए। जैसे ही पहले स्पर्म का लेयर, व्हेन स्पर्म comes in contact with the zona pellucida, it triggers various changes in the membrane to prevent further entry of sperms, further entry of other sperms, ठीक है बच्चों। यहां पे आप लोगों ने 3 इडियट्स का भी बच्चों जो ओपनिंग लाइन था वही था, लाइफ इज अ रेस, जो पहला स्पर्म ओवम तक पहुंचेगा वही जीतेगा। देखो बच्चों, स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म ओवम के आसपास प्रेजेंट रहते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन जो पहला स्पर्म है जो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, वो ऐसे केमिकल चेंजेस को ट्रिगर करता है जिसके कारण जोना पेलुसिडा का जो मेम्ब्रेन है वो अपना नेचर ही चेंज कर लेता है। नेचर चेंज करने के कारण दूसरे स्पर्म्स उसके साथ जुड़ नहीं सकते हैं। इसी रीजन के कारण एक ही स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है, ताकि बच्चों जेनेटिक जो अपन लोग डिप्लॉयड बनाना चाहते हो, डिप्लॉयड सेल ही ना रहे। मल्टीपल स्पर्म आएंगे बच्चों तो प्लॉयडी बिगड़ जाएगा, प्लॉयडी बिगड़ जाएगा तो वायबल जाइगोट बन ही नहीं पाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ वो बिल्कुल वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, ठीक है। तो इसी रीजन के कारण ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज करना चाहिए, इसीलिए ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब बच्चों साथ ही साथ जैसे ही स्पर्म ओवम के मेम्ब्रेन को, oocyte के मेम्ब्रेन को टच करेगा, स्पर्म देन कम्स इन कांटेक्ट विथ द मेम्ब्रेन ऑफ oocyte
विच triggers it to complete its meiosis 2 and form ovum। ठीक है, किसके लिए ट्रिगर हो गया है बच्चों? ताकि ये लोग अपना, बच्चों देखो अभी फिलहाल क्या था, हमारा oocyte अरेस्टेड था, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड था मियोसिस 2 में। जैसे ही स्पर्म के मेम्ब्रेन ने oocyte के मेम्ब्रेन को टच किया, इनमें फिर से बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुआ और क्या हुआ बच्चों, ये विकसित हो गया इनटू दी ओवम। अब ओवम बन चुका है बच्चों, तो स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम का न्यूक्लियस एक हो जाएगा। स्पर्म अपने कंटेंट मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर अपने कंटेंट को अंदर फेंक देगा, इन दोनों के न्यूक्लियस एक बन जाएंगे और हमारे जिंदगी का, हमारे बॉडी का पहला सेल बन जाएगा जिसका नाम है बच्चों जाइगोट। तो लास्ट स्टेप क्या लिख देंगे बच्चों हम लोग? ओके, सो दी स्पर्म का जितने भी कंटेंट्स है बच्चों, स्पर्म मेम्ब्रेन फ्यूजेस विथ ओवम का मेम्ब्रेन, releasing its nucleus into the ovum। कहां पे रिलीज कर दिया बच्चों? ओवम के अंदर इनका न्यूक्लियस को इन्होंने रिलीज कर दिया, करेक्ट। तो एक बार इन्होंने ओवम के अंदर अपने न्यूक्लियस को रिलीज कर दिया, फिर क्या हो जाएगा बच्चों? पहले तो इनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूजन followed by complete cell fusion, leads to formation of zygote। अब बच्चों जाइगोट एक बार जब बन जाएगा, ठीक है, तो तब बेसिकली बच्चों इनका ये हमारा पहला सेल जो है वो बॉडी का बन चुका है। लेकिन याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज नॉट नेसेसरी कि बच्चों उसके कारण प्रेगनेंसी हो जाए। अब तुम लोग सोचोगे कि सर काफी अजीब बात बोल रहे हैं, सर जाइगोट बन गया तो प्रेग्नेंट, तो मतलब प्रेगनेंसी तो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन याद रखना बच्चों, प्रेगनेंसी को हम लोग तभी, मतलब कंसीविंग तभी मानते हैं जब जाइगोट और जब एम्ब्रियो बन जाता है वो इम्प्लांट भी हो जाए यूट्रस के दीवार में। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों की जाइगोट बन जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो भी बन जाता है, लेकिन एम्ब्रियो यूट्रस के ऊपर इम्प्लांट नहीं हो पाता है। इम्प्लांट नहीं होगा तो आगे डेवलप नहीं हो सकता बच्चों, वो मर जाएगा। इसी रीजन के कारण हम लोग प्रेगनेंसी तभी मानते हैं जब इम्प्लांटेशन हो जाए। तो क्विकली हम लोग वो भी देख लेते हैं बच्चों कि व्हाट इज अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हुआ बच्चों? अभी हमारे पास एक सेल बन चुका है जिसका नाम है जाइगोट। ठीक है, सो डे 1 पे हमारे पास क्या है बच्चों? जाइगोट बन चुका है। अब ये जाइगोट धीरे धीरे, अब बच्चों फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ वो भी लिख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन अकर्स एट दी एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में चल रहा है। अब यहां पे एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो यहां पे बच्चों जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट क्या करेगा बच्चों? एक दिन का रेस्ट लेगा और धीरे धीरे डिवाइड करना स्टार्ट करेगा बच्चों। ठीक है, सो धीरे धीरे जब ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अभी भी जाइगोट के अराउंड जोना पेलुसिडा बचा हुआ है बच्चों, ये कहीं नहीं गया है। तो क्या होगा बच्चों? जाइगोट धीरे धीरे जब डिवाइड करेगा तो एक से कितने सेल बन जाएंगे बच्चों? 2 बन जाएंगे। ऑलराइट, और बच्चों याद रखना ये ऐसा टाइप का डिवीजन है जिसको क्लीवेज डिवीजन बुलाते हैं। ठीक है, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote undergoes successive division called as cleavage। बच्चों क्लीवेज में ना हमारे सेल साइकिल का जीवन फेज स्किप हो जाता है, और सेल साइकिल का अगर जीवन फेज स्किप हो गया तो क्या होगा बच्चों? सेल साइज में बढ़ नहीं पाएगा। और इसी रीजन के कारण बच्चों यहां पे जो सेल के नंबर है बढ़ते जाते हैं, लेकिन जाइगोट का साइज, जो एम्ब्रियो का साइज है, वो बढ़ता नहीं है। क्योंकि बच्चों अगर मेरे सेल का सेल्यूलर कंटेंट n था, तो अब ये जो 2 सेल आए इनमें n/2 हो गए।
जब ये डिवाइड करेंगे n/4 हो जाएंगे, ये जब 4 से 8 सेल बन जाएंगे n/8 हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, लेकिन सेल का नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ओवरऑल साइज तो सेम रहेगा बच्चों, लेकिन सेल का नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जाइगोट, और जाइगोट के बाद जब ये स्टेज आ जाएगा बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? ब्लास्टोमियर्स बुलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला स्टेज हो जाएगा बच्चों, ये फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। डिवाइड करके ना बच्चों, ये अभी 2 सेल बने थे, 2 से 4 बनेगा बच्चों। ठीक है, तो ये होगा बच्चों और एक ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 24 आवर्स अनदर सेट ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस। एक बार ये डिवीजन हो गया बच्चों, तो उसके बाद ऑलमोस्ट अराउंड द 4th डे रैपिड डिविजन्स होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, रैपिड डिविजन्स होने स्टार्ट होते हैं अराउंड द 4th डे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 सेल से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल बन जाएंगे, 8 से 16, और 16 से 32 सेल बन जाएंगे। ठीक है, 32 सेल बन जाएंगे। ऑल राइट, सो जो ये 8 to 16 वाला स्टेज है ना बच्चों, 8 सेल to 16 सेल वाला स्टेज है, यहां पे लिख लेते हैं। ये 2 सेल वाला स्टेज है बच्चों, ये 4 सेल वाला स्टेज है, ये 8 सेल वाला स्टेज है, ये 16 सेल वाला स्टेज है, ये 32 सेल वाला स्टेज है। ठीक है, तो ये जो 8 to 16 वाला सेल का स्टेज था ना बच्चों, इसी को हम लोग बुलाते हैं मॉर्यूला। क्योंकि यहां पे आप लोग ये एम्ब्रियो को अगर देख रहे हो, तो इट लुक्स लाइक अ मलबेरी, और मलबेरी को लैटिन में हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? मॉर्यूला बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मॉर्यूला बुलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, ड्रास्टिक चेंजेस कैसे आएंगे बच्चों? अभी भी जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, लेकिन सेल अपने आप को थोड़े लेयर्स में बांट लेते हैं। एक बाहर का लेयर बन जाता है बच्चों अभी, जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, और एक अंदर का लेयर बन जाता है। देखो बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट ही हमारा प्लासेंटा बनाएंगे मेजरली, और अंदर जो ये इनर सेल मास है बच्चों, जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी बुलाते हैं, इसी से हमारा बॉडी, हमारे स्ट्रक्चर, हमारा स्किन, ये सारी चीजें बनने वाली है। और यहाँ पे बच्चों हमारे लिए प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है बच्चों फिलहाल, विच इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, ये बाहर वाला तो हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये अंदर वाला जो सेल है, इसको इनर सेल मास बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? इनर सेल मास, या प्यार से आप लोग इसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी बुला सकते हो। क्या बुला सकते हैं बच्चों? एम्ब्रियोब्लास्ट भी बुला सकते हो। और ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है बच्चों, ठीक है, ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको हम लोग बुलाते हैं ब्लास्टोसील। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? ब्लास्टोसील। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इस स्ट्रक्चर का नाम है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट बनते बनते बच्चों अभी ऑलमोस्ट हमारा जाइगोट जो एम्प्यूला में बना था, वो अभी बच्चों ऑलमोस्ट यूट्रस तक पहुंच चुका है। तो अराउंड द 6th डे, अराउंड द 6th डे फाइनली जोना पेलुसिडा निकल जाता है बच्चों, अराउंड द 6th डे, और हमारा एम्ब्रियो उसके बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? जोनल हैचिंग बुलाते हैं। जब ये फाइनली जोना पेलुसिडा को फाड़ के बाहर निकलेगा बच्चों, इसको जोनल हैचिंग बुलाएंगे। और अराउंड द 7th डे ये फाइनली जाके एंडोमेट्रियम में धस जाएगा। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम का दीवार है बच्चों, उसमें हमारा जो जाइगोट है ना बच्चों, वो जाके खुद को ऐसा एम्बेड करवा लेगा। ठीक है, सो बच्चों फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन के ऑलमोस्ट 7 डेज बाद इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन अकर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? इम्प्लांटेशन अकर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये अब इम्प्लांटेशन होते ही बच्चों इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा, साथ ही साथ बच्चों एक सिग्नल भेज देगा कॉर्पस ल्यूटियम को कि भाई मैं आ चुका हूं, आपको डिजेनरेट होने की कोई जरूरत नहीं है। तो एलएच कम भी हो जाए तो बच्चों इनके सिक्रीशन के कारण, जिसको अपन लोग बुलाते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल सॉरी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचसीजी नाम का एक हार्मोन बनाता है बच्चों, ये दौड़ के जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम को बोलता है कि तू अभी डिजेनरेट मत होना, तू प्रोजेस्टेरॉन बनाते रहे, जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लेकिन याद रखना काफी सारे फीमेल में पुअर डाइट, स्ट्रेस, अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण भी कभी कभार मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता या डिले हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर 14th डे के आसपास कॉपुलेशन हुआ और उसके बाद बच्चों उस सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो दैट इज अ हाई चांस, दैट इज अ हाई साइन कि इट माइट बी दिस सिचुएशन जहां पे फीमेल ने कंसीव किया, द फीमेल इज प्रेग्नेंट। सो द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी विल बी द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि बच्चों इंप्लांटेशन एक बार हो गया तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर डिजेनरेट नहीं करने वाला है। ऑलराइट, चलिए परफेक्ट। अब बच्चों वो जो इनर सेल मास था वो धीरे धीरे उसने क्या बनाया, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम बनाया, तो उससे बच्चों हमारा बॉडी बना, ये हम फीटस है, और ये हमारा बच्चों उसके अराउंड प्लेसेंटा बना। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है ना बच्चों, वो अपने अराउंड जो भी ये एंडोमेट्रियम का जो दीवार है ना बच्चों, ठीक है एक सेकेंड, हाँ ऑलराइट, तो बच्चों प्लेसेंटा जो है अपने अराउंड जितना भी एंडोमेट्रियम का दीवार है वहां पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के कारण ऐसा धस जाता है बच्चों। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस से क्या कर लेता है बच्चों, इट अपनी पकड़ बेसिकली मजबूत बना देता है इनसाइड द एंडोमेट्रियम। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो इसी का एक्सटेंशन कहां पे चले जाएगा बच्चों, एंडोमेट्रियम के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फैल जाएंगे बच्चों। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, projection of endometrium spreads into it. ऑल राइट, ठीक है, ऐसा कुछ स्प्रेड हो जाएगा बच्चों, और बेसिकली इसके अराउंड जो भी चीज रहेगा ना बच्चों, इनके अराउंड वो ही बेसिकली एंडोमेट्रियम है। ठीक है, सो इनको ऐसे सराउंड करता हुआ बच्चों पूरा एंडोमेट्रियम है, ताकि प्लेसेंटा क्या कर सके बच्चों, प्लेसेंटा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो क्या करता है बच्चों, प्लेसेंटा एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल, ये सारे चीजें, ताकि बच्चे के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, बच्चे को जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की जरूरत है उसको सप्लाई कर सके। तो बच्चों जो प्लेसेंटा का सबसे जो बाहर वाला लेयर है ना बच्चों, इस बाहर वाले लेयर को हम लोग नाम देते हैं कोरियन। ठीक है, कोरियन के ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं बच्चों जिसको अपन लोग बुलाते हैं कोरियोनिक विलाय। तो कोरियोनिक विलाय ही एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होते हैं और एंडोमेट्रियम के संपर्क में होते हैं, तो ये न्यूट्रिशन, वेस्ट मटेरियल, गैसेस, ये सारी चीजों को मदर के ब्लड के साथ एक्सचेंज करेंगे। फीटस के ब्लड भी यहां तक आते हैं, ब्लड वेसल भी यहां तक आते हैं। ठीक है, अंदर का जो ये बच्चों थोड़ा डार्क पिंक समन, थोड़ा सा ये जो लेयर दिख रहा है, इसको हम लोग एमनियन बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं, एमनियन। एमनियन एक कैविटी एंक्लोज करता है बच्चों जिसका नाम है एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है बच्चों, सो इट इज फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड, फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, क्या है बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड में फिल्ड है। ऑल राइट, और ये जो कॉर्ड है ना बच्चों, इसको हम लोग बुलाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको, अम्बिलिकल कॉर्ड बुलाएंगे। सो ये जो लेयर्स है ना बच्चों, कोरियन, एमनियन, ये सारे मिलके ही हमारा प्लेसेंटा बनाते हैं जो हमें न्यूट्रिशन देने वाले हैं बच्चों। और याद रखना प्लेसेंटा काफी सारे हार्मोन भी बनाता है।
सो प्लेसेंटल हॉर्मोन्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लेसेंटल हॉर्मोन्स हो जाएंगे, पहला तो हमारा हो जाएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? HCG बुलाते हैं। फिर आता है बच्चों ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको HPL बुलाते हैं। इसके अलावा बच्चों ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन भी बनाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन भी बनाते हैं, ठीक है बच्चों। एक रिलैक्सिन नाम का भी हार्मोन बनता है जो ओवरीज बनाता है टुवर्ड्स द एंड स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। अब बच्चों एनसीईआरटी ने बहुत ही पर्टिकुलरली मेंशन किया कि रिलैक्सिन ओवरीज बनाएगा, इसलिए बच्चों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्लेसेंटल हार्मोन है या नहीं है। तो याद रखना बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से रिलैक्सिन प्लेसेंटा ने ओवरीज बनाता है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखना बच्चों। ऑलराइट, परफेक्ट। चलिए अब बच्चों फाइनली हम लोग आ जाते हैं जेस्टेशन में। जेस्टेशन का मतलब है बच्चों कि जेस्टेशन का मतलब होता है द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम कंसेप्शन, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, टिल बर्थ को हम लोग जेस्टेशन बुलाते हैं। ह्यूमन जेस्टेशन 9 मंथ्स का होता है बच्चों, ठीक है। अगर आप डॉग्स को ले लो तो बच्चों 4 to 6 वीक्स होता है, कैट्स में भी 6 to 8 वीक्स के आसपास होता है बच्चों। एलिफेंट्स और ब्लू व्हेल्स में बच्चों 24 to 26 मंथ्स के आसपास होता है, मतलब तकरीबन 2 साल का जेस्टेशन होता है। लेकिन ह्यूमंस में 9 मंथ्स का जेस्टेशन है। 9 मंथ्स के जेस्टेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन जो होता है, मतलब देखो बच्चों हमारे पास जो 9 मंथ्स है उसको हम लोग ने 3 ट्राइमेस्टर में बांट दिया है बच्चों। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 to 3 मंथ्स आते हैं, सेकेंड में 4 to 6 मंथ्स आते हैं, और थर्ड में 7 to 9 मंथ्स आते हैं, ठीक है। तो जो पहला ट्राइमेस्टर का जो पहला मंथ है बच्चों, वहां पे एम्ब्रियो का हार्ट बन चुका है। हार्ट के साउंड्स आप लोग स्टेथोस्कोप से सुन भी सकते हो बच्चों, ठीक है। जो सेकेंड मंथ है बच्चों जेस्टेशन का, वहां पे फीटस ने लिम्स और डिजिट्स, मतलब हाथ पांव बन चुके हैं और उंगलियां भी दिखने स्टार्ट होते हैं, जो सोनोग्राफिक टेस्ट में सोनोग्राफी करते वक्त आपको क्लियरली विजिबल रहेंगे। थर्ड मंथ मार्क्स द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जहां पे ज्यादातर मेजर ऑर्गन बन चुके हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं, और हाथ पांव क्लियरली सोनोग्राफी में विजिबल होते हैं, साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन भी विजिबल होता है, ठीक है। इवन दो डॉक्टर्स को और गायनेकोलॉजिस्ट को ये रिवील करना इलीगल है बच्चों, लेकिन जो भी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह रहते हैं बच्चों, अराउंड दी थर्ड मंथ के एंड तक उन्हें पता चल जाता है दी सेक्स ऑफ देयर बेबी, ठीक है, सेक्स ऑफ द बेबी। क्योंकि बच्चों एक्सटर्नल जेनिटेलिया विजिबल होते हैं सोनोग्राफिक टेस्ट में, तो डॉक्टर्स को काइंडा पता चल जाता है कि इज इट अ मेल और अ फीमेल, ठीक है। क्योंकि अगर मेल रहा तो बच्चों जो पीनस है वो काइंडा विजिबल रहेगा, उसका डेवलपमेंट हो चुका है, और फीमेल्स रहने से बच्चों पीनस विजिबली नहीं दिखेगा, ठीक है। अब बच्चों फोर्थ, फिफ्थ मंथ और सिक्स्थ मंथ हो जाएगा बच्चों दी सेकेंड ट्राइमेस्टर। फोर्थ और फिफ्थ मंथ में क्यूमिलेटिवली फिफ्थ मंथ के एंड में आपको पहला बच्चे का मूवमेंट, जो मूवीज में दिखाते हैं कि बच्चे ने किक विक किया बच्चों, तो जो न्यूरल टेस्टिंग्स और रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चा मूव वगैरह करता है, सोता है, जगता है, मतलब स्लीप अवेक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और बच्चों हेड के ऊपर हेयर भी फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। 6 मंथ दैट इज द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर तक तो पूरे बॉडी के ऊपर फाइन हेयर कवर्ड रहते हैं। आईलिड कंप्लीटली बन के सेपरेट भी हो जाता, पहले बच्चों पूरा बनता है, फिर उसके बाद सेपरेट हो जाता है, तो कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। आईलिड सेपरेट हो चुके हैं, और आईलिड के एंड पे आपको बारीक बारीक बाल भी नजर आएंगे, जिसको अपन लोग आईलैशेस बुलाते हैं। आखिरी जो ट्राइमेस्टर है बच्चों दैट इज दी 7 to 9 मंथ। यहां पे देखो 6 मंथ के एंड तक पूरा बच्चे का जो ऑर्गन सिस्टम है, पूरे बच्चे का जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। बस लास्ट मंथ में फीटस प्रिपेयर करता है पार्चुरेशन के लिए, डिलीवरी के लिए। ऑल राइट, तो बच्चों एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं,
ये आपको पढ़ने में आसानी रहे, बस इसी रीजन के कारण, बस ये एक चीज मैंने बच्चों आप लोग को टैबुलर फॉर्म में बना के ले आया हूं। तो आपका बच्चों आपको अगर पढ़ना भी है तो इस टैबुलर फॉर्म में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि बच्चों पीवाईक्यू में सवाल आ चुके हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चों ये टैबुलर फॉर्म में अपने नोट्स में भी डाल लेना बच्चों, ताकि आप लोगों को क्विक रिवीजन करने में और पढ़ने में आसानी हो जाए। ऑल राइट, परफेक्ट। चलिए जी, इसके साथ बच्चों हमारा और एक टॉपिक खत्म हो गया है। सो लेट अस मूव ऑन टू अवर लास्ट टॉपिक बच्चों, जिसका नाम है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, सो बच्चों एक बार ये 9 मंथ्स जब खत्म हो जाते हैं, एट द एंड ऑफ द 9 मंथ्स, एट द एंड ऑफ 9 months, 9 months, the fetus is expelled from the uterus via the birth canal in a process called as पार्चुरेशन। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? पार्चुरेशन बुलाएंगे। ठीक है, सो पार्चुरेशन में क्या होता है बच्चों, फीटस जो है वो बर्थ कनाल से ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है, और बर्थ कनाल से जब फीटस धीरे धीरे बाहर आ रहा है बच्चों, तो पार्चुरेशन के काफी सारे अलग अलग फेजेस होते हैं। तो बेसिकली बच्चों पार्चुरेशन को ट्रिगर करने के लिए क्या होता है, पार्चुरेशन को ट्रिगर करने के लिए signal for parturition arises from, अब बच्चों किसी को तो बताना पड़ेगा ना कि पार्चुरेशन करना है, तो उसका सिग्नल कहां से आता है बच्चों? इट अराइजेस फ्रॉम द fully developed fetus and placenta। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ये सिग्नल करते हैं। इस सिग्नल के कारण बच्चों दिस सिग्नल इंड्यूसेस माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है बच्चों? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और इस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हो जाता है, दिस इन टर्न triggers the fetal ejection reflex। क्या हो जाता है बच्चों? इंटर्न क्या ट्रिगर हो जाता है? फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। अब देखो ये फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स है क्या? पहली बार सिग्नल किसने दिया बच्चों? फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ने दिया। अब बच्चों इसकी बात की कहानी क्या हो जाती है? इसकी बात की कहानी ये हो जाती है कि यूट्राइन मसल्स क्या होता है बच्चों? यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है बच्चों? यूट्रस के दीवार पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स नाम के रिसेप्टर होते हैं। सो क्या हो जाता है बच्चों? स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के कारण बच्चों ये लोग है ना न्यूरल इंपल्स चुगली कर देते हैं हमारे ब्रेन को, और ब्रेन में भी कहां पे बच्चों? हाइपोथैलेमस को। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स सॉरी पहले तो सिग्नल, स्ट्रेच रिसेप्टर्स किसको सिग्नल भेज देंगे बच्चों? स्ट्रेच रिसेप्टर्स send signal to the brain। अब बच्चों ब्रेन में कहां पे गया सिग्नल? हाइपोथैलेमस के पास गया बच्चों। सो हाइपोथैलेमस इन रिटर्न प्रोड्यूसेस ऑक्सीटोसिन। क्या बनाएगा बच्चों? ऑक्सीटोसिन बनाएगा। और ऑक्सीटोसिन को कहां से रिलीज करेगा बच्चों?
ऑक्सीटोसिन रिलीज विया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होके ऑक्सीटोसिन पहुंच जाएगा यूट्राइन दीवार में और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और कॉन्ट्रैक्शन के कारण और स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, जिसके कारण और सिग्नल ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन और ऑक्सीटोसिन बनाएगा, और ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। तो बच्चों धीरे धीरे जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनते जा रहा है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, और फाइनली इतने स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन के कारण बच्चे को यूट्रस से धक्का देके बर्थ कनाल के बाहर बर्थ हो जाएगा। तो ये सब कुछ कब तक चलते रहेगा? जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता तब तक चलते रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स बुलाएंगे। और क्योंकि देखो बच्चों यहां पे हमें नर्वस स्टिमुलेशन भी चाहिए और हॉर्मोन्स भी काम कर रहे हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन, इसी रीजन के कारण बच्चों पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्रिनल मैकेनिज्म। अर्थात बच्चों यहां पे हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों का रोल है बच्चों, इसलिए हम लोग इसको क्या बुलाएंगे? न्यूरो एंडोक्रिनल मैकेनिज्म बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? न्यूरो एंडोक्रिनल मैकेनिज्म बुलाएंगे। ऑलराइट, परफेक्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट पार्चुरेशन। एनसीईआरटी में एक सवाल भी किया है कि अगर एक फीमेल बच्चों थक जाती है, टायर्ड हो जाती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो उसको लेबर इंड्यूस करने के लिए, लेबर में मदद करने के लिए डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन देंगे? तो बच्चों इस सवाल का आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बच्चों लेबर इंड्यूस करने के लिए हम फीमेल्स को कौन सा इंजेक्शन देंगे। उसका जवाब इसी पेज में है बच्चों। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों, ह्यूमन बेबीज को ना, ह्यूमन बेबीज आफ्टर बर्थ obtain their nutrition from mother's milk, ठीक है। इसीलिए बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए मदर ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए, मिल्क बन के रिलीज होना चाहिए, जिसको हम लोग लैक्टेशन बुलाते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर आफ्टर parturition the females produce and release milk by the process of lactation. लैक्टेशन के प्रोसेस से फीमेल्स मिल्क बनाते हैं और रिलीज करते हैं बच्चों, ठीक है। अब मिल्क बनाने के लिए हमें कौन सा हार्मोन चाहिए? हमें पहले तो चाहिए बच्चों अ हार्मोन विच इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो मिल्क मेमोरी एल्वियोलाई में बनने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? प्रोलैक्टिन चाहिए, इसलिए इसको मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन बुलाते हैं। लेकिन बच्चों बन के ये लोग जो मेमोरी एल्वियोलाई में स्टोर हो जाते हैं, वहां से रिलीज होके निपल से बाहर आने के लिए बच्चे को बच्चों फीड करने के लिए जो हार्मोन चाहिए मिल्क के रिलीज के लिए, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। सो ये क्या करता है बच्चों? स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ मिल्क, ठीक है। स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ मिल्क। रिलीज ऑफ मिल्क एक बार जब हो जाएगा ना बच्चों, जब मिल्क रिलीज हो जाएगा तो फिर बच्चा जैसे जैसे फीड कर रहा है ऑन डिमांड और मिल्क बनते जाएगा और रिलीज होते जाएगा। तो ये भी एक न्यूरो एंडोक्रिनल मैकेनिज्म है। बच्चा जैसे ही दूध पीना स्टार्ट करता है बच्चों, एरियोला और निपल के पास रिसेप्टर्स होते हैं, वो ब्रेन को बता देते हैं। ब्रेन फिर बच्चों प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण मिल्क बनता है और रिलीज हो जाता है बच्चों, ठीक है। परफेक्ट बच्चों, फर्स्ट मिल्क जो आफ्टर बर्थ बनता है, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्थ
produced after birth of the fetus, birth of the fetus is called as colostrum. बच्चों जो पहला इमीडिएटली जो पहला मिल्क मदर रिलीज करती है ना, जो पहला मिल्क मदर अपने बच्चों को पिलाती है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रोम. ये बहुत ही गाढ़ा होता है बच्चों और येलोइश होता है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं बच्चों. ठीक है, सो इट कंटेन्स वेरियस इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज for the immunity of the child. ठीक है, इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए काफी सारे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं. ऑलराइट, सो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, इस प्रक्रिया को हम लोग लैक्टेशन बुलाते हैं. और लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for a mother to breastfeed her child properly and completely. ठीक है, इससे इनिशियली हमारा इम्यूनिटी भी बनता है और काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन के फैक्टर्स जो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है वो हमें मदर के मिल्क से ही बनते हैं. याद रखना बच्चों, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारे ही स्पीशीज का मिल्क चाहिए होगा क्योंकि हमारे ही स्पीशीज के स्पेसिफिक प्रोटीन हमारे मदर के मिल्क में प्रेजेंट होंगे. तो मदर मिल्क कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय अदर जानवर का मिल्क. ठीक है, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि हम लोग ने छोटे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के जगह अगर काउज मिल्क या गोट्स मिल्क पिला दिया तो इट विल डू द सेम जॉब. नो, इट वोंट, क्योंकि उसमें हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है. इसलिए मदर मिल्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है बच्चों. बायोटेक्नोलॉजी से हमने थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूट क्रिएट किए हैं, लेकिन अगेन इट इज अनटिल एंड अनलेस ये कोई बहुत ही बच्चों एक्सेप्शनल सिचुएशन है, अ मदर शुड ऑलवेज ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड कंप्लीटली, मतलब ऑलमोस्ट एटलीस्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ तक कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड करना जरूरी होता है. विद दैट थॉट बच्चों, वी आर डन विद टुडेज टॉपिक और पार्चुरेशन और लैक्टेशन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है. और बच्चों आपको पता है इसके साथ साथ हमारा क्लास भी यहीं पे खत्म हो जाता है. तो हमने बच्चों सक्सेसफुली कंप्लीटली ह्यूमन रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में कंप्लीटली कवर किया है. हमने एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छोड़ा है बच्चों. तो जैसे कि मैंने बोला बच्चों, दीज आर नॉट जस्ट वन शॉट्स जो हम लोग नीट टेक्स्ट चैनल पे कर रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट वन शॉट्स. इसमें हम कुछ छोड़ते नहीं है बच्चों फ्रॉम एनसीईआरटी. क्विक रिवीजन या सिर्फ रिकैप नहीं करते हैं. इन वन शॉट्स को आप लोग ध्यान से देख के पढ़ोगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा. जस्ट वन रिक्वेस्ट बच्चों, after you are done watching this session, after you are done studying from this session, please do read NCERT and solve more questions. All right, with that we are done with today's class बच्चों. I hope you understood everything. I hope you like today's session as well. आप प्लीज अपने फीडबैक से क्या हम बेटर कर सकते हैं, क्या आपको अच्छा लगा, प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन. और बच्चों अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो 12th स्टैंडर्ड में है, अगर आप खुद 11th स्टैंडर्ड में है लेकिन आपके फ्रेंड्स है बच्चों जो 12th स्टैंडर्ड या ड्रॉप कर रहे हैं और आपको लगा कि ये सेशन उनके लिए यूजफुल हो सकता है, सो प्लीज डू शेयर देम विद देम, प्लीज डू शेयर दिस with them as well. It would mean a lot bachcho. All right, thank you so much. Happy Independence Day again. This is Venki sir signing off.